हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग आरटी एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बनने वाले 50 वो सवाल करेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल हमारे सामने क्या आया कि भारत देश में किसको शिक्षा के अधिकार का जनक माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है क्या, शिक्षा के अधिकार का जनक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आरटी 2009 को राज्यसभा में कब पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 जुलाई 2009। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं ये क्रम से इनकी डेट मैंने सेट करी है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। जब आपसे पूछे कि राज्यसभा में कब पारित हुआ तो आपका उत्तर होगा 20 जुलाई 2009 को। जब आपसे पूछे लोकसभा में ये क्या है तो ये लोकसभा है, ये क्या है तो ये राज्यसभा है। तो राज्यसभा में कब पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में कब पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब करे, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो 26 अगस्त 2009 को। और 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, तो पूरे देश में क्या हो गया था, लागू हो गया था। 4 डेट ही आरटीई में इंपॉर्टेंट बनती हैं, वो सारी एक ही जगह पर मैंने लिख दी। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। देखिए आरटी 2009 को लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो लोकसभा के लिए मैंने क्या बताया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, अब अगले सवाल को देखिए। आरटी 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली। अब राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, यानी कि राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। और उसके बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब कानून बन जाता है, उसके बाद ही कानून को लागू किया जा सकता है। इसलिए 26 अगस्त 2009 को जब कानून बन गया उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को आरटीई पूरे देश में लागू हुआ था। देखिए सवाल भी आ गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन आप याद रखिएगा जब इसको लागू किया गया था तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, उसके अलावा सारे ही राज्यों में लागू हो गया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। हमको बताना है ये कौन से बालक हैं, तो उनकी आयु के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो लोग बी बता रहे होंगे उनका ऑप्शन एकदम सही है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरटी आया था। ये बात आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि कितनी उम्र है बच्चों की, तो 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी। ऐसा कहाँ कहा गया है, ऐसा आरटीई में कहा गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व कितनी धाराएं हैं। ये दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी उनका एकदम सही है, 7 अध्याय और 38 धाराएं। यहाँ पर एक बात और लिख लीजिएगा कि इसमें एक अनुसूची भी है जो ऑप्शन में नहीं लिखा है, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। क्या चीज़ कि आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, तो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हमसे प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। जब प्राथमिक स्तर की बात करी जाए तो अनुपात कितना होता है आप सभी भाई बहन जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1:30। इसका अर्थ क्या हुआ कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। कब, जब हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। अभी हम लोगों ने क्या जाना था कि प्राथमिक स्तर पर अनुपात कितना होना चाहिए, तो हमने जाना था कि 1:30 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उच्च प्राथमिक पूछ रहा है, यानी कि 6 से लेकर 8 तक की क्लास में। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1:35 अनुपात होता है। कहाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है 35 बच्चों पर एक टीचर, और प्राइमरी में क्या होता है 30 बच्चों पर एक टीचर। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए घर से विद्यालय कितनी दूर होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आईएमपी दोस्तों लिख लेंगे। आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर 5 तक स्कूल कितनी दूर होना चाहिए और 6 से लेकर 8 तक कितनी दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वो बच्चे के घर से कम कितनी दूरी पर हो, 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। ये दोस्तों बात आप याद रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 से 8 के लिए पूछ दिया गया, तो अभी हमने क्या जाना था कि प्राइमरी स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होता है 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर 6 से 8 पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। किसके लिए, तो जो अपर प्राइमरी होता है यानी कि 6 से लेके 8 तक की क्लासेस के लिए 3 किलोमीटर होना चाहिए। और 1 किलोमीटर किसके लिए होता है, 1 से लेकर 5 यानी कि प्राइमरी विद्यालय के लिए होता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकार में शामिल है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। जिन भाई बहनों का मेरे ऑप्शन बी है उनका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षा का जो अधिकार है ये संविधान में कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर ये अनुच्छेद 21A में है। कहाँ पर है, अनुच्छेद 21A में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो 19 से लेकर 22 तक के जो अनुच्छेद हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक को प्रत्येक दिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। इसका सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक के लिए पूछ रहा है, याद रखिएगा। जब भी आपसे सवाल आरटी का पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि वो प्राथमिक के लिए पूछ रहा है या फिर उच्च प्राथमिक के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर प्राथमिक के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 घंटे एक टीचर को रोजाना पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्या है, 4 घंटे प्रतिदिन, यानी एक दिन में 4 घंटे पढ़ाना है। और जब आपसे अपर प्राइमरी के लिए पूछता है तब उसका आंसर क्या होता है, तो होता है दोस्तों 4.5 घंटे एक दिन में पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और सवाल होंगे, अभी आप समझ जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो कब आया था, तो ये 2002 में आया था। ये भी आप बात याद रखिएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ था। और मौलिक अधिकार बनने के बाद ये संविधान में कहाँ रखा गया, तो आर्टिकल 21A में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। बार बार आपकी आंखों के सामने सेम फैक्ट गुजरेंगे आपको, ताकि याद हो जाए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, देखिए आरटी 2009 में ये कहा गया है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है ना वो अनिवार्य है और निःशुल्क होगी। ये तो कह दिया गया। अब प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि 1 से लेकर 8 तक की क्लास की जो शिक्षा होगी, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, वो कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आपसे आयु पूछे तो याद रखिएगा बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 से लेकर 14 साल तक। और जब आपसे क्लास पूछे तो 1 से लेकर 8वें तक। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार सवाल बनता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, ये आपको पता होनी चाहिए, इसको कहा जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका गठन का प्रावधान किस धारा में है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धारा 21 में प्रावधान है विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का। ठीक है, अभी इससे संबंधित और क्वेश्चन आगे आएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए आरटी 2009 के अनुसार किसी बच्चे का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होगा। तो इसका प्रवेश का आधार क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जिन लोगों का ऑप्शन सी है, यानी कि बच्चे की उम्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रवेश का आधार क्या होता है, तो बच्चे की उम्र होती है। ठीक है, इसी मैंने आपको बताया था, आप याद रखिएगा। उम्र की बात करें तो 6 से लेकर 14 साल तक,
और 1 से लेकर 8 तक ये क्या है, ये क्लासेस हैं। तो किसी भी क्लास में जब एडमिशन देना होगा तो उसकी उम्र देखी जाएगी कि वो कितनी आयु का बच्चा है। तो प्रवेश का आधार क्या है, तो बच्चे की उम्र है, याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारे संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समवर्ती सूची का विषय है क्या, शिक्षा। इसका मतलब है राज्य और सरकार दोनों ही, राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही प्रकार की सरकारें क्या कर सकती हैं, शिक्षा संबंधी कानून बना सकती हैं। चलिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में प्राथमिक कक्षाओं में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे प्राथमिक कक्षाओं के बारे में पूछ रहा है। तो प्राथमिक कक्षा के लिए कार्य दिवस कितने होने चाहिए, तो 200 होने चाहिए। और घंटे कितने होने चाहिए, तो 800 घंटे होने चाहिए। यहीं से भी निकल के आया था, आपने देखा था कि एक टीचर को प्राथमिक में प्रतिदिन कितना पढ़ाना होगा, तो 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना होगा। ये 4 घंटे कहाँ से निकल कर आए हैं भाई, 200 दिन और 800 घंटे। तो एक दिन के कितने घंटे बनेंगे, 4 बनेंगे ना। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ये है प्राथमिक के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अभी उच्च प्राथमिक के लिए भी आएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे। अभी हमने जाना था कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन होता है वो धारा 21 के तहत होता है। और इस समिति में क्या होते हैं, 3/4 जो सदस्य होते हैं वो बालक के यानी बच्चों के माता पिता या गार्जियन होते हैं। तो 3/4 या तो आप कह लीजिए, अगर आप प्रतिशत में कहेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 75% सदस्य कैसे होंगे, तो माता पिता के संरक्षक होंगे, माता पिता होंगे या फिर बालक के क्या गार्जियन होंगे, संरक्षक होंगे। इसमें यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो भी अभिभावक ही होता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो कोई एक अभिभावक ही इसका अध्यक्ष बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे एवं कार्य दिवस कितने होने चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा था। यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर घंटे और दिन कितने होंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि घंटे की बात करें तो 1000 घंटे और दिन की बात करें तो 220 दिन। प्राथमिक के लिए भी मैंने क्या बताया था, प्राथमिक में दिन कितने होते हैं 200 और घंटे कितने होते हैं 800। और अगर अपर प्राइमरी की बात करें 6 से 8 के लिए तो दिन कितने होते हैं 220 और घंटे कितने होते हैं तो 1000। ये दोनों ही बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो जाएगा। लिंग के अनुसार समजातीय हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय, या अप्रभावी है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों चलिए आप लोग इसका पहले सही उत्तर बताइए। तो जिन लोगों का उत्तर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि किसी कक्षा में प्रवेश का जो आधार है वो बच्चे की क्या है, बच्चे की उम्र है। अब जब आप बच्चे की उम्र के हिसाब से एडमिशन दे रहे हैं तो फिर क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो सेम एज के होंगे, एक ही आयु के होंगे। इसलिए कक्षा कक्ष कैसा होगा, तो वो आयु के अनुसार अधिक समझातीय, समझातीय मतलब एक जैसा होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। अभी हमने एसएमसी के बारे में कौन कौन सी बातें जान ली हैं, एक बार रिवाइज भी यहीं पर कर लीजिए। ये किसके तहत बनता है, तो ये आरटीई की धारा 21 के तहत बनता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है अभिभावक। और इसमें सदस्यों की बात करें तो 75% जो होते हैं वो अभिभावक ही होते हैं। और उन अभिभावक में महिला कितनी होती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 50%, यानी कि आधी क्या होंगी, आधी महिला होंगी। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारी ही बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग याद इसको कर रहे होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
यह निर्धारित करता है कि बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, एक तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, और दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो सह शैक्षिक विषयों तक सीमित, नहीं ये गलत हो जाएगा, सीमित शब्द निगेटिव है, ये बेसिकली CDP से आप सोच के देखिए लग जाएगा। लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके, नहीं, एक बच्चे के अनुकूल, ये देखिए पॉजिटिव लफ्ज आया, एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा तो अतिरिक्त कोचिंग, तो कोचिंग तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक बच्चे के अनुकूल तरीके से आपको पढ़ाना है और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, ये सही है, आना पड़ेगा। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा कराना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ये सारे ही कर्तव्य जो हैं ये टीचर को निभाने होंगे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवीक्षण प्रक्रिया से मतलब क्या है, तो प्रवेश प्रक्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अनुवीक्षण प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है, तो प्रवेश प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, माफ करिएगा। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे कैसा भी स्कूल हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, बच्चे को पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अधिनियम लिखा है। अधिनियम का मतलब होता है कानून, और कानून जब बनता है तो वो सभी पर लागू हो जाता है। इसलिए बच्चा किस स्कूल में प्रवेश लेने के मौलिक अधिकार है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर एडेड हो, कैसा भी स्कूल होगा, बच्चे को एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, 25% सीटें जो होती हैं वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी स्कूलों में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। RT 2009 एक शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ था कि RT 2009 आने के बाद क्या हुआ था कि टीचरों को नहीं लगाया जाएगा किसकी ड्यूटी में, तो पल्स पोलियो अभियान की ड्यूटी में टीचर नहीं लगाए जाएंगे। पहले टीचर की ड्यूटी लग जाती थी, लेकिन अब पल्स पोलियो में नहीं लगाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन इस चीज का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 45 की बजाय अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल हम सभी को मालूम है। अब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है, बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अनुच्छेद 45 क्या कहता है। दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद 45 के अंदर क्या है, तो देखिए 21A के अंदर क्या है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 साल से पहले के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा और देखभाल के लिए अनुच्छेद 45 में बताया गया है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 21 है तो आपको याद रहेगा, अनुच्छेद 45 आपको याद नहीं रहेगा, जबकि ये भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि 6 साल तक के बच्चे की शिक्षा और देखभाल का किस बारे में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 45 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को हुए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी पता होगा कि हस्ताक्षर होने का मतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो अभी दूसरे तीसरे सवाल में हमने जाना था कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी या फिर उनके हस्ताक्षर हुए थे। 20 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ था, 4 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था और 1 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सारे देश में लागू हो गए थे। चारों डेट आपको दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे होंगे।
दोस्तों अभी सवाल में हमने क्या देखा था कि टीचर को प्रतिदिन कितना पढ़ाना होगा। तो हमने जाना था कि एक दिन में 4 घंटे पढ़ाना है प्राइमरी वाले को और 4.5 घंटे पढ़ाना है किसको, अपर प्राइमरी को। लेकिन यहाँ पर बात पूछ रहा है प्रति सप्ताह कितने घंटे। तो प्रति सप्ताह जब आपसे पूछा जाए तो आपका सिर्फ एक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 45 घंटे। याद रखिएगा यहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे ही हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइमरी में कितना है और अपर प्राइमरी में कितना है। तो चाहे आपसे प्राथमिक पूछे या उच्च प्राथमिक पूछे, अगर बात प्रति सप्ताह की हो रही है तो घंटे कितने होंगे, 45 घंटे होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को और समझ में भी आपके आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या कुल पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि किसी भी विद्यालय में जो पद प्रस्तावित हैं वहाँ पर 10% से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त नहीं रह सकते, यानी टीचर की 10% से ज़्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, आरंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, 1 से लेकर 8 तक की क्लासेस, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में 77 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटीई के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय इसका अर्थ ये होता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। इसका मतलब है बच्चे 30 से ज़्यादा होंगे तो 60 तक के लिए बच्चे, अब टीचर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और 60 से बढ़कर जब बच्चे 90 पहुंचेंगे तो टीचर कितने होंगे, 3। मतलब 30 पर 1 है और 30 से ज़्यादा जब बच्चे होंगे यानी कि 40 हो गए, 45 हो गए तो टीचर 2 हो जाएंगे और 60 बच्चों तक 2 ही रहेंगे। और जब 60 से अधिक होंगे तो 90 बच्चे होने तक 3 टीचर ही रहेंगे। यहाँ पर 77 बच्चे बताए गए हैं यानी कि वो 60 से क्या है, ज़्यादा है। तो टीचर कितने हो जाएंगे, 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 30 बच्चों पर एक टीचर बताया गया किसमें, प्राइमरी में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अब कह रहा हूँ ये एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये किस में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धारा 28 में ये बात कही गई है। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए अगला सवाल। भारत सरकार के द्वारा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2009 को पारित किया गया था। इसीलिए इसके नाम में भी देखिए क्या है, आरटी हम लोग क्या बोलते हैं, आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। तो कब पारित हुआ था, 2009 में। चलिए अगले सवाल पर। देश में आरटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत ऐसा 135वां देश बन गया जिसने अपने यहाँ क्या लागू किया, तो राइट टू एजुकेशन यानी फ्री एजुकेशन का जो कानून है लागू करने वाला 135वां देश बन गया भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। इतना बड़ा सवाल और इसका आंसर इतना छोटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में कही गई है क्या, शिक्षा को कैसा बनाना है, मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो दोस्तों पहले ही मैंने बता दिया था प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व हैं और उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर ऐसा फीस ली जाती हो तो फिर स्कूल पर क्या होगा, जुर्माना लगेगा। आरटी एक्ट 2009 में किस धारा में उल्लेखित है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोले जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोले जाएंगे। ये आंगनवाड़ी बात
आरटीई की किस धारा में है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धारा 21 में कही गई है। किसकी बात, आंगनवाड़ी की बात कही गई है। चलिए अगले सवाल पर। आरटीई 2009 के अंतर्गत कितने छात्रों पर एक हेड टीचर की नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 150 से भी जब बच्चे ऊपर निकल जाते हैं तब हेड टीचर यानी कि प्रधानाध्यापक की पद का सृजन किया जाता है। 150 तक क्या होगा, तो 150 तक टीचर कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, क्योंकि 30 पर 1 रहता है ना, तो 150 बच्चों पर कितने टीचर होंगे, 5। लेकिन 150 से अगर प्लस में टीचर बच्चे चले गए तो क्या होगा, फिर 5 टीचर रहेंगे और साथ में एक क्या रहेगा, एक प्रधानाध्यापक यानी कि हेड टीचर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 200 से ज़्यादा छात्र होने पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 1:40 हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 200 से ज़्यादा जब बच्चे स्कूल में हो जाते हैं तब टीचर और स्टूडेंट का रेशो कितना होगा, 1:40 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत शिक्षक छात्र का अनुपात का वर्णन है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 25 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। एक 10 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल ना गया हो उसे आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कक्षा 5 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 6 साल का बच्चा जो होता है वो कहाँ जाता है, तो वो फर्स्ट क्लास में जाता है। भाई 6 से 14 साल तक की उम्र है और क्लासेस की बात करें कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 8 तक। तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाएगा, 7 वाला कहाँ जाएगा, 2 में, 8 वाला किस में जाएगा, 3 में, 9 वाला किस में जाएगा, 4 में। तो जो 10 साल का बच्चा होगा किस में जाएगा, तो 5वीं क्लास में जाएगा। ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, इसका अध्यक्ष होते हैं अभिभावक, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में यह निर्देश दिया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धारा 17 में ये प्रावधान किया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उनको मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दी जाएगी, यानी डांटा वाटा भी ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 या इससे अधिक बच्चे हों तो विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे। अभी इस क्वेश्चन की बात मैंने ऊपर करी थी, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, 150 या इससे अधिक नहीं, 150 से अधिक। जब 150 से अधिक बच्चे होते हैं तब एक हेड टीचर आ जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 क्या होंगे, तो 5 सहायक अध्यापक होंगे। चलिए अगले सवाल पर। आरटीई 2009 की कौन सी धारा राज्यों को शिक्षा संबंधी नियम बनाने की अनुमति प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, आरटीई की अंतिम धारा जो है वो बताती है कि राज्य भी अपने स्वयं के नियम बना सकते हैं शिक्षा संबंधी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि 7 इसमें अध्याय हैं यानी कि 7 चैप्टर हैं और 38 क्या हैं, तो 38 धाराएं हैं। तो जो लास्ट की धारा है यानी कि 38वीं धारा, उसमें राज्य को अनुमति दी गई है कि वो शिक्षा संबंधी नियम बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन दोस्तों अच्छा लगा होगा। तो ये थे टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से और क्लासेस देख सकते हैं और इसके PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।